गुड इवनिंग ऑल माय डियर स्टूडेंट। सुबह के वीडियो को आपने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की इस लाइव क्लास में हम देखने वाले हैं हमारी जो आरबीसी क्लास 10th मैथमेटिक्स है, उसमें हमारा चैप्टर नंबर 2 देखेंगे, जो रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं हैं। सुबह की जो क्लास हुई थी उसमें हमने ये देखा था कि जो वैदिक मैथमेटिक्स है, उस वैदिक मैथमेटिक्स में से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में वो प्रश्न कौन कौन से क्रम में आते हैं। उनका जो क्रम है, एक पहला प्रश्न वैदिक मैथमेटिक्स का आता है, उसके अलावा एक दूसरा प्रश्न वैदिक मैथमेटिक्स आता है। दोनों एक एक नंबर के पूछे जाते हैं तथा एक क्वेश्चन नंबर 11 जो 2 नंबर का पूछा जाता है, वो भी वैदिक से पूछा जाता है। अब मैं बात करता हूँ जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है, रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्या है, इसका जो है वेटेज कितना है, इसका जो अंक भार है वो कितना है। ये चैप्टर जो है वो हमारे सिलेबस में वो पूरे 3 अंकों का पूछा जाता है। अब ये जो 3 अंक है हमारे सिलेबस में किस प्रकार से डिविजिबल रहते हैं वो देखिए। ये हमारे लिए इस प्रकार से डिविजिबल रहते हैं 1 + 2, यानी कि यहाँ से हमारे पास में एक प्रश्न तो 1 नंबर का पूछा जाएगा और एक प्रश्न 2 नंबर का पूछा जाएगा। जो हमारे पास 1 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा वो हमारे बोर्ड एग्जाम का पहला नहीं, दूसरा ही नहीं, पहला और दूसरा प्रश्न तो दोनों वैदिक से पूछे जाएंगे। तीसरा प्रश्न हमारे चैप्टर नंबर 2 से पूछा जाएगा। उसके अलावा जो ये 2 नंबर वाला प्रश्न है वो हमारे बोर्ड एग्जाम में प्रश्न संख्या 12 होने वाला है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा कि 2 प्रश्न आएंगे और दोनों का कुल अंक भार 3 होने वाला है। काफी लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी को गुड इवनिंग। अब देखिए, अब हम आज का जो वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, आज की इस लाइव क्लास को जिस प्रकार आपने सुबह प्यार दिया उससे अधिक से अधिक प्यार दे, सभी अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इस वीडियो के दौरान जितने भी इस चैप्टर में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं, या ऐसे क्वेश्चन जो पीछे वाले एग्जाम में भी आते रहते हैं कई बार, वो सारे के सारे क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। दावा है मेरा, आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखने के बाद ये 3 अंक यानी 1 + 2 तीनों के तीनों आपके पक्के हो जाएंगे। इस वीडियो के साथ आप ये 3 अंक लेकर के जाओगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं इस प्रकार के प्रश्नों की बात करता हूं कि अगर मेरे पास में प्रश्न ऐसा आ जाए, एकदम छोटे से छोटे क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। इस प्रकार का है, लिखा हुआ है 196 यानी 196 के अभाज्य गुणनखंड। क्या लिखा? अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग क्या होगा। हमें पूछा है 196 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योगफल हमारे पास में क्या होने वाला है। ये हमारे आज का पहले प्रकार का प्रश्न है। तो देखिए, सबसे पहले मुझे क्या लिखना होगा, यहां लिख देता हूं 196। इसमें मेरे पास में 2 का भाग जाता है। 2 का भाग देखिए, पहले मेरे पास में 9 बार जाता है, उसके बाद में 8 बार जाता है, ये मैंने लिख दिया। अब इसके अलावा मेरे पास में 2 का भाग और जाता है। 2 का भाग मेरे जा रहा है कितनी बार, 49 यानी 49। अब मेरे पास में 7 का भाग जाता है। ये इस प्रकार से मेरे इसके प्राइम फैक्टर यानी इसके अभाज्य गुणनखंड हो चुके हैं। तो मैं यहाँ इसको क्या लिख सकता हूँ, जो मेरे पास में 196 है इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि मेरे पास में 2 की पावर 2 है और 7 की भी पावर 2 है। मुझे पूछा था इसकी घातों जो है उनका योग क्या है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 196 की घातों का योग, या पूरा लाइन ऐसा लिखना चाहे तो ऐसी लाइन हो जाएगी हमारे पास 196 के अभाज्य गुणनखंड, उसके अभाज्य गुणनखंड, जो अभाज्य गुणनखंड है उसकी घातों का योग, घातों का योग। तो कितना होगा देखिए, 2 + 2 = 4 हो जाएगा। ये वाला भी 2 और ये वाला भी 2, 2 + 2 मिलकर के 4 हो गए। तो देखिए, ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ भी है पीछे। अब देखिए, इस प्रश्न में थोड़ा सा एक परिवर्तन करते हैं। अगर ऐसा प्रश्न तो बोर्ड में पूछ लिया और ये हमारे किताब में भी है,
अब इसमें छोटा सा एक अल्प परिवर्तन करते हैं कि अगर कोई प्रश्न ऐसा आ जाए कि जिसमें इस घातों के योगफल की जगह हमें दे दिया घातों का मल्टीप्लिकेशन, घातों का गुणा क्या होगा, तो हम अगर ये प्रश्न होता तब तो इसमें आंसर सेम ही आता, क्योंकि 2 + 2 4 होता है और 2 × 2 भी हमारे पास 4 ही होता है, तब तो हमारे पास यही होता। अगर मेरे पास में कोई नंबर ऐसा आ रहा है एक की पावर 2 है और दूसरे की पावर 3 है, अगर योगफल पूछा जाए तब तो इन दोनों का 2 + 3 5 हो जाएगा, अगर गुणा पूछा जाए तब इन दोनों का आंसर जो गुणा है वो हमारे पास में 6 आने वाला है। तो इस प्रकार के प्रश्नों का विशेष ध्यान रखना चाहिए हमें। अब देखिए, अब हम दूसरे प्रकार के प्रश्न की बात करते हैं। पहले हम सभी उन प्रश्नों की बात करेंगे जो प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में 1-1 अंकों के पूछे जाते हैं। तो देखिए, आज का हमारा दूसरे प्रकार का प्रश्न इस प्रकार से है कि हमारा जो प्रश्न है लिखा है 49/, ये मेरे पास इस प्रकार का प्रश्न है। पहले कोई छोटी संख्या लिख देता हूं। देखिए, पहले कोई छोटी संख्या लिख देता हूं। मेरे पास में संख्या लिखी हुई है 35/50 और प्रश्न क्या है वो समझिएगा। पूरा प्रश्न इस प्रकार से लिखा हुआ आएगा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि, ये वाली संख्या लिख देता हूं यहां पर 35/50। जो 35/50 है उसकी आवृत्ति, ये संख्या किस प्रकार की है, इसके ऑप्शन कौन कौन से होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। एक तो होता है शांत दशमलव संख्या, एक तो कैसी होती है शांत दशमलव संख्या, और दूसरा प्रकार ये होता है अशांत आवृत्ति संख्या। दूसरा प्रकार कौन सा होता है, अशांत आवृत्ति संख्या। तो हमें पूछा है बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि 35/50 जो है वो कौन सी संख्या है, ये शांत दशमलव संख्या है या अशांत आवृत्ति की संख्या है, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। तो देखिए, हम शुरुआत करते हैं। अगर इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आए जिसमें शांत और अशांत आवृत्ति के बारे में बात की गई हो, तो उसके सबसे पहले जैसे मैंने यहाँ लिखा, देखिए 35/50, इसको मुझे इस प्रकार से लिखना है। 35 का तो 35 बटे में, जो मेरे पास में 50 है उस 50 के प्राइम फैक्टर मुझे करने, यानी उसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। और अगर 50 के अभाज्य गुणनखंड किए जाए तो हमारे पास में ये वाली वैल्यू आती है। एक बार 2 का भाग जाता है, 2 आता है एक बार, और मेरे पास में 5 जो आता है वह 2 बार आता है। ये मैंने क्यों लिखा वो देखिए, यहां मेरे पास में अगर कभी भी ये वाला प्रश्न पूछा जाए तो यहां लिखना है कि 35/50 का हर, यानी कि जो डिनोमिनेटर है ये वाला 50 लिख देता हूं, चाहिए यहां पर, हर 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है। किस फॉर्मेट का है, ये कौन से रूप का है, ये हमारे पास में 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का है, जहां m और n कोई भी नंबर हो सकते हैं। यहाँ पर 2 की भी कोई ना कोई घात है, 5 की भी कोई ना कोई घात है। अगर 2 और 5 के रूप में आता है तब हमारी संख्या शांत दशमलव संख्या होगी। अगर 2 और 5 के अतिरिक्त कोई भी नंबर आ जाए तब हमारे पास में अशांत आवृत्ति संख्या होगी। तो देखिए, यहाँ इसका जो डिनोमिनेटर है, जो इसका हर है, वो इस रूप का है। इसलिए मैं क्या कह सकता हूं कि 35/50 एक शांत दशमलव आवृत्ति संख्या है। कैसी संख्या है, शांत दशमलव संख्या है, ये शांत दशमलव संख्या है। ये हो गया हमारे पास में, ये हमारे पास शांत दशमलव संख्या टर्मिनेटिंग नंबर है। अब देखिए, अब मैं एक ऐसा ऑप्शन लेता हूं जिसमें ये वाला नहीं हो, यानी जो इसकी पालना नहीं करता हो। छोटा सा उदाहरण लेता हूं, एक 7/6, और इसको मैं लिख देता हूं 7 का तो 7 और बट्टे में मेरे पास आ जाएगा 2/3। इस प्रकार के प्रश्न में हमारे पास में अंश और हर जो है, हर तो हमारे पास में इस फॉर्मेट का होना चाहिए, जबकि जो अंश है, अंश हमारे पास में 1 अंक का हो
चाहे हमारे पास में 2 अंक का हो, चाहे 5 अंक का हो, कितने भी अंकों का क्यों ना हो, अंक हमारे पास में यहाँ कोई मायने नहीं रखता है। अंकों की यहाँ कोई वैलिडिटी नहीं है। ऊपर अंश जो है वो कुछ भी हो, परंतु हर जो है वो इस रूप में होना चाहिए। अगर अंश इस रूप में होना चाहिए था तो यहाँ देखिए, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, 7/6 का हर, यानी जो 6 है वो 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक विदेशी प्राणी का आक्रमण हुआ है। हमारे पास में यहाँ एक मेहमान आ चुका है, जबकि इस घर के सदस्य कौन कौन थे, 2 और 5 थे, जबकि ये एक विदेशी प्राणी आया है, जबकि इस घर में विदेशी प्राणियों की आना मना है। ठीक है, जैसे ही हमारे पास में कोई भी विदेशी प्राणी आ गया, मतलब कहने का क्या है, ये 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आ जाए तो हमारे पास में ये वाला रूल फॉलो नहीं होता है। तब हम कहेंगे ये वाला जो नंबर है वो कैसा है कि इसकी जो आवृत्ति है वो है इसकी अशांत आवृत्ति है। इसकी आवृत्ति कैसी होगी, अशांत आवृत्ति होगी। ये हमारे सेकंड टाइप का प्रश्न है। इसी प्रश्न के आधार पर एक आध प्रश्न आपको और बताता हूं। देखिए किस प्रकार का जो कोई प्रश्न है। प्रश्न कुछ इस प्रकार का आएगा कि हमारे पास में एक नंबर दिया गया है, कोई भी नंबर हो सकता है, संख्या चाहे छोटी हो चाहे संख्या बड़ी हो। मैं यहाँ नंबर मान लेता हूं, मेरे पास में एक नंबर दिया गया है कि 49/500 मेरे पास में नंबर दिया गया है। ऊपर 49 है और नीचे मेरे पास में 500 लिखा है। और प्रश्न बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार से पूछा जाएगा कि 49/500 को दशमलव रूप में लिखिए। कौन से रूप में लिखना है, दशमलव रूप में लिखना है। इसका दशमलव फॉर्मेट किस प्रकार का होगा वो लिखिए। एक और प्रकार से यही प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से पूछा जा सकता है कि 49/500 का अगर दशमलव प्रसार किया जाए तो दशमलव के कितने अंकों के बाद इसका अंत होगा, यानी कि दशमलव के आगे कितने अंक हमारे पास में आने वाले। तो इस प्रकार के प्रश्नों में हम क्या करेंगे, अभी जो किया था मैंने काम, वही काम एक बार हमें रफली करना है। यानी कि जो 500 है उसके प्राइम फैक्टर यानी उसके अभाज्य गुणनखंड करने हैं। पहले इसमें 2 का भाग जाता है, उसके बाद में हमारे पास में जो भी नंबर आते जाएंगे उनमें हमारे पास ओनली 5 का भाग जा रहा है। 2 मेरे पास 2 बार आता है और 5 3 बार आता है। ये जो वर्क है वो हमारे पास रफली वर्क है। यहाँ हमारे पास क्या लिखना है वो देखिएगा। यहाँ मेरे पास 49 है और नीचे मेरे पास लिखा है कि 2 तो आता है 2 बार और मेरे पास में जो 5 है वो 3 बार आता है। 5 कितनी बार आता है, 5 हमारे पास में 3 बार आता है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हल करते समय तो देखिए, जब इसका दशमलव प्रसार लिखा जाएगा, दशमलव फॉर्मेट में लिखा जाएगा, तो जितनी बार ये 5 है उतनी बार 2 होना चाहिए। अगर यहाँ पर 2 ज्यादा है तो 2 और 5 को हमें बराबर रखना है, कम ज्यादा नहीं रखना है। कैसे, देखिए मेरे पास 5 है जो 3 बार है, 2 यहाँ 2 बार, एक बार मुझे 2 और चाहिए, तो केवल मैं 2 तो लिख नहीं सकता, तो मैं अंश और हर दोनों को 2 से गुणा कर देता हूं। दोनों को 2 से गुणा करने का फायदा हमारे पास ये हो जाएगा, ऊपर तो मेरे पास 49 × 2 ये हो जाएगा 98 या 98। यहाँ 2 बार है और एक ये बार 2 बार और एक बार मेरे पास 3 बार हो गया, गुणा 5 जो है मेरे पास में 3 बार है। इसको मैं इस प्रकार से लिख देता हूं, ऊपर तो संख्या सेम है, नीचे 5 × 2 मेरे पास हो गया 10 और इसकी 10 की पावर है मेरे पास 3, तो इसलिए ये वाला 1 अंक, ये वाला 2 अंक और ये वाला 3 अंक। यहाँ पर हमारे पास दशमलव का निशान लग जाएगा। तो दशमलव के कितने अंकों के बाद हमारे पास में इसकी जो समाप्ति हो रही है, 3 अंकों के बाद। सेम इसी प्रकार का एक प्रश्न जो है वो आपको करने के लिए देता हूं, फटाफट जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। तो देखिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार का है कि 43/2 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 3। सेम इसी प्रकार का प्रश्न है, ज्यादा कोई चेंज नहीं है, जैसा फॉर्मेट इसमें दिया गया था वैसा ही फॉर्मेट ये है। आपको एक काम और कम करना है, कौन सा, आपको ये प्राइम फैक्टर नहीं करने, वो मैंने प्राइम फैक्टर करके दे दिए। आपको इसका आंसर जो है फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि कितना इसका आंसर आ रहा है। तब हम उसके आगे वाला जो क्वेश्चन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, किस प्रकार का जो प्रश्न दिया गया है। काफी जनों के कमेंट आ चुके हैं, काफी जनों के जो आंसर आए हैं वो एकदम सही आंसर आ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर, तो बने रहिए। अब हम आगे वाला जो प्रश्न देखते हैं वो क्या, देखिए
ये सारे जो प्रश्न हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये सारे प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर के लिए पूछे जाते हैं। अब 1 नंबर के लिए और कौन सा प्रश्न पूछा जाता है वो देखिए। 1 नंबर के लिए हमारे पास ये मैं मान लेता हूं, यहाँ एक कोई प्रश्न है 90 व 144, ये कोई प्रश्न है। ये प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाएगा? 90 व 144 का लसाअ यानी कि LCM लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्त्य यानी HCF, यह दोनों पूछे गए हैं। संख्या हमें दी गई थी, एक तो 90 और दूसरी संख्या है 144। इन दोनों का HCF और LCM दोनों में पूछे गए हैं। तो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? हम इसके सबसे पहले प्राइम फैक्टर कर देते हैं। जैसे जो 90 दिया गया है, उस 90 में हमारे पास में 2 का भाग जाता है 45 बार, इसमें 3 का भाग जाता है हमारे पास में 15 बार, इसके बाद में 3 का भाग और जाता है 5 बार, और 5 का भाग अंततः जाता है 1 बार। सेम यही मेथड में लगाता हूं। इधर दूसरे वाला जो हमारे पास में नंबर दिया गया है, उसमें पहले भाग 2 का जाता है 72, इसमें 2 का भाग और जाता है 36, 2 का भाग और जाता है मेरे पास में 18, 2 का भाग और जा रहा है मेरे पास में 9। अब मेरे पास में 3 का भाग जाता है, 2 बार 3 का भाग देते ही हमारे पास में यहाँ 1 और 1 आ चुके हैं। अब हम देखते हैं कि इस प्रकार इतना करने के बाद में आगे क्या करना है। अब आगे यहाँ मैंने लिखा हुआ है, एक तो संख्या मेरे पास 90 और दूसरा लिखा 144। इन दोनों नंबरों के जो प्राइम फैक्टर आए हैं वो लिखने हैं। यहाँ मेरे पास एक बार तो 2 है, ये मैंने लिख दिया 2। इसके अलावा मेरे पास में 2 बार 3 लिखा हुआ है, तो ये लिख दिया मैंने 3 जो है वो मेरे पास 2 बार है। एक बार मेरे पास में 5 आया हुआ है, तो ये मैंने 5 लिख दिया। ठीक है। अब दूसरा जो नंबर है उसमें देखिए 1 2 3 4 बार 2 आया हुआ है, 2 जो है वो मेरे पास में 4 बार आया हुआ है। ठीक है। 3 जो है वो मेरे पास में 2 बार आया हुआ है। इतना हमने लिख दिया। अब मुझे 2 चीजें पूछी गई थी, कौन कौन सी? एक तो पूछा गया है लसाअ लघुत्तम समापवर्त्य, और दूसरा पूछा महत्तम समापवर्त्य यानी कि LCM, और दूसरा पूछा है HCF। ये वाली दोनों वैल्यू पूछी है। पहले मैं बात करता हूं LCM लसाअ की। वो क्या होता है? जो भी हमारे पास में दिए हुए हैं प्राइम फैक्टर, उनके अंदर जितने प्रकार के नंबर दिए हुए हैं वो एक बार सब में आएंगे लसाअ। कैसे आएंगे? देखिए, एक बार 2 है, 3 है और 5 है। क्या मेरे पास में 2 3 तथा 5 के अलावा कोई भी अंक आपको यहां दिखाई दे रहा है? कितनी बार है वो बाद की बात है। ये हमारे पास 2 है, 3 है, 5 है, केवल 3 ही प्रकार के अंक थे, वो मैंने तीनों यहां लिख दिए। अब इनके पावर की बात करते हैं कि पावर हमें कितने लेनी है। लसाअ में प्रत्येक नंबर की अधिकतम घात लेनी है, उसकी मैक्सिमम पावर लेनी है। तो देखिए मेरे पास में यहाँ 2 1 बार है, यहाँ 2 4 बार है, तो मैक्सिमम पावर अधिकतम घात है 4, तो यहाँ मैं 2 की पावर लिख देता हूँ 4। यहाँ मेरे पास 3 है जो 2 बार है, यहाँ पर भी 2 बार है, तो यहाँ 3 की जो पावर है वो मेरे पास 3 2 यानी स्क्वायर हो जाएगा। 5 ओनली ऊपर वाले में केवल 1 है, नीचे वाले में 0 बार है, तो 0 और 1 में से 1 बड़ा होता है, इसलिए ये हो गया। मेरे पास में नंबर आ रहा है 2 की पावर 4 यानी 16, आगे 3 का स्क्वायर यानी 9, आगे मेरे पास में 5 लिखा है। 16 गुणा 5 80, 16 गुणा 5 80, 80 गुणा 9 720, 80 गुणा 9 मेरे पास में आंसर आया 720। और ये मेरे पास में इन दोनों संख्याओं का LCM आ चुका है। LCM आने के बाद अब मुझे HCF भी बताना है। HCF कितना होगा? HCF होता क्या है? ऐसा नंबर जो दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए। ये किसी को नाराज नहीं करता। ये बोलता है कि एक ऐसा नंबर जो इसके पास भी अवेलेबल है, इसके पास भी अवेलेबल है, बराबर मात्रा में है, वो मैं ले लेता हूं। जैसे इसमें देखिए 2 है तो ये लिखेंगे 2, इसमें 3 भी है दोनों में, ये लिखेंगे 3। जो 5 है वो केवल ऊपर वाले में है, नीचे वाले में नहीं है, तो 5 मुझे नहीं लिखना है। तो देखिए ये 2 जो है
यहाँ एक बार है, इसमें मेरे पास 4 बार है, तो ऐसा कितना है जो दोनों में प्रेजेंट है? इसमें एक बार, इसमें 4 बार, एक बार तो मिनिमम है, तो मिनिमम पावर लेनी, इसमें न्यूनतम घात 2 की घात 1। 3 जो है दोनों में 2 बार लिखा हुआ है, तो लिख देता हूं 2। तो देखिए 3 का स्क्वायर है 9, 9 गुणा 2 हमारे पास आएगा 18। अगर हमें प्रश्न में पूछा जाए कि इन दोनों का लैस है तथा मैस है ज्ञात करो, तो हमारा यहां तक ये प्रश्न कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम इसी प्रश्न में एक चीज और ऐड करते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कैसे? हमें पूछ लिया जाएगा लैस है तथा मैस है ज्ञात करो तथा सिद्ध कीजिए कि, दर्शाइए कि, आगे क्या लिखा जाएगा इस प्रकार से कि जो पूर्णांक है उन पूर्णांकों का गुणनफल, उन पूर्णांकों का मल्टीप्लिकेशन, उन दोनों के एलसीएम तथा उन दोनों के एचसीएफ, इन दोनों के गुणा के बराबर होता है। क्या बोला? जो हमारे पास में 2 नंबर दिए गए हैं उन दोनों नंबरों का आपस में गुणा करने पर सेम वही वैल्यू आएगी जो वैल्यू उनके एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करने पर आती है। तो चेक करते हैं क्या जो एलएचएस है उसकी वैल्यू और आरएचएस उसकी वैल्यू बराबर आती है या नहीं आती है। पूर्णांक मेरे पास में एक तो दिया हुआ है 90 और दूसरा दिया हुआ है 144। ये 0 का तो मेरे पास में 0, 9 गुणा 4 36, 36 का 6 हासिल का बच गया मेरे पास, 3 रिमाइंडर 3 बच गया। 9 गुणा 4 36 और 3 हासिल वाले, ये हो गया 39 बच गए 3, 9 और 3 मेरे पास 12 हो गए, 12,960। ये मेरे पास में लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आई है। अब हम राइट हैंड साइड की ओर आगे बढ़ते हैं। एलसीएम मेरे पास आया हुआ है 720, एचसीएफ मेरे पास में आया हुआ है 18। तो अब क्या करेंगे? इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं। गुणा करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, किसी भी एक मेथड से आप गुणा कर सकते हैं। मैं आपको गुणा के लिए वो वाला मेथड बता रहा हूं जो मैंने आपको कल बताया था, जो हमने वैदिक मैथमेटिक्स में काम में लिया था। यहाँ तो मेरे पास छोटे नंबर है, मैं आपको 18 का टेबल बोल के, 18 का पहाड़ा बोल के भी हम कर सकते हैं। मगर अगर हमारे पास किसी भी प्रश्न में बड़ी संख्या है तो किस प्रकार से हल करते हैं वो देखिए। 8 गुणा 2 16 हासिल का 1, 7 गुणा 8 56, ये 2 58, 58 और 1 है 59, हासिल कितनी 5, 7 और 5 12, ये हो गए 1296। ये लिख दिया 1296, 1 2 9 6। क्या मेरे पास में दोनों साइड बराबर आती है? अगर मेरे पास में दोनों साइड बराबर आ रही है तो मैंने जितना भी काम किया है यहाँ पर वो पूरा 100% सही है। अगर ये दोनों वैल्यू आपके पास किसी कारणवश बराबर नहीं आती है तो आंसर गलत है। किताब का आंसर गलत नहीं है, आपका आंसर गलत है। कहीं ना कहीं आपने छोटी मोटी मिस्टेक की है तो आपको चेक करने की आवश्यकता है। तो ये अगर पूछा जाए तो हमारा फायदा है। कैसे? हमारा यहाँ ये जांच हो जाती है कि हमारा आंसर जो है वो सही आया है या नहीं आया है। इस प्रकार ये वाला प्रश्न भी है कंप्लीट होता है। ये 2 प्रश्न 2 अंक दिए गए थे और उन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ पूछा गया था। अब मैं लेता हूं कोई भी 3 अंक दिए हुए हैं और उनका कौन सी विधि से पूछा जाएगा कि अभाज्य गुणनखंड विधि से दिए गए संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो। तो देखिए मैं कोई भी 3 नंबर ले लेता हूं। दिए गए 3 नंबरों का हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। साथ ही साथ कमेंट में लिखते रहिए जो जो आप आंसर अपने आप कर रहे हैं। जो नोटबुक और आपके पास जो पेन है वो कंटिन्यू पेन आपका कॉपी में चलता रहना चाहिए। जैसे ही मैं कोई यहाँ क्वेश्चन लिखता हूँ उसका आंसर फटाफट लिखते रहिए। और जो मैं आपका ये जो क्वेश्चन करके बताता हूँ मुझे यहाँ धीमे करके बताना है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हमारे साथ में जुड़े हुए रहते हैं और या कई विद्यार्थी जो बाद में भी देखते हैं, हमें सबके अनुसार लेके चलना पड़ता है। देखिए मैं अब कोई भी 3 अंक ले लेता हूँ। 3 अंक मेरे पास में किताब की कोई संख्या ले लेते हैं। किताब की संख्या है मेरे पास में, एक लिखा है 24, एक मेरे पास में लिखा है 15 और एक लिखा है 36। एक 24 है, एक 15 है और एक 36 है। इन तीनों अंकों के लिए मुझे एलसीएम तथा एचसीएफ दोनों बताने हैं। तो देखिए इन तीनों के प्राइम फैक्टर कर देते हैं। सबसे पहले नंबर लगाएंगे 24 का। 24 में मेरे पास में 2 का भाग जाता है 12 बार और मेरे पास में 2 का भाग जाता है 6 बार और मेरे पास में 2 का भाग जाता है 3 बार और अब की बार 3 का भाग या 1 बार। अब मैं बात करता हूँ 15 के लिए। सबसे पहले 15 में भाग जाता है मेरे पास में 3 का जो कि 5 बार होता है और उसके बाद में 5 का भाग डायरेक्ट 1 बार चला जाता है। यहीं पर हमारा ये प्राइम फैक्टर कंप्लीट होता है।
तीसरे वाला जो अभाज्य गुणनखंड है, जो इसके जब इसके प्राइम फैक्टर किए जाएंगे 36 के 2 का भाग जाता है इसमें 18 बार, उसके बाद में 2 का भाग जाता है इसमें 9 बार, अब इसमें 3 का भाग जाएगा मेरे पास में 3 बार और 3 का भाग गया 1 बार। ये इन तीनों के प्राइम फैक्टर हो गए। अब मैं तीनों को इस प्रकार से लिख देता हूं कि एक मेरे पास में 24 दिया गया है, एक मेरे पास 15 दिया गया है, तीसरा मेरे पास में 36 दिया गया है। इनके सामने इसके प्राइम फैक्टर 2 आता है 3 बार, 2 आता है 3 बार और 3 आता है 1 बार। इसमें मेरे पास में एक बार 3 आता है और दूसरी बार डायरेक्ट 5 आ गया। इसमें मेरे पास में देखिए 2 है जो 2 बार आता है तथा 3 जो है वो भी 2 बार आता है। ये हमने सारे प्राइम फैक्टर लिख दिए। अब इसके नीचे हमें क्या लिखना होगा, एक तो हमें पूछा गया है HCF, दूसरा मुझे पूछा गया LCM। ये वाली 2 वैल्यू में पूछी गई है। फटाफट इसका आंसर कीजिए और इसको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए जब तक मैं आपको बताता हूं। देखिए जब इसके LCM और HCF की बात की जाएगी, अब की बार मैंने HCF ऊपर लिखा है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी में से जो है वो क्या होता है, ऐसे नंबर जो तीनों में प्रेजेंट होने चाहिए। देखिए इसमें मेरे पास 2 है, इसमें 2 नहीं है, इसमें 2 है, यानी 2 में है और 1 में नहीं है, तो 2 को हमें काम में नहीं ले सकते। उसके बाद बात करता हूँ 3 की, 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो यानी मैं 3 काम में ले सकता हूँ। अब 3 की ऐसी घात जो तीनों में प्रेजेंट है, मिनिमम पावर देखनी है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, यहाँ 2 है, मिनिमम पावर यानी ओनली 1, ये 3 की पावर 1। अब इसमें 5 है, इन दोनों में ही 5 नहीं है, तो ये हो जाएगा इसका HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF हमारा कंप्लीट हो गया। अगर किसी प्रश्न में ऐसा आ जाए कि जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, एक भी नंबर जो हमारे पास में तीनों में सेम ना हो, तब हमारे पास ऐसी कंडीशन में क्या आंसर आएगा, 0 नहीं, 0 नहीं होता है। 0 किसी भी संख्या का, किन्हीं भी संख्याओं का 0 जो है वो HCF नहीं हो सकता। इसलिए हम जब कभी कुछ भी कॉमन नहीं आए तो उस समय एक आंसर होगा। कितने आंसर होंगे, एक आंसर होगा। जिसका कुछ कोई नहीं होता है उसका कौन होता है, ऊपर वाला होता है, ये ऊपर वाला ओनली 1। अब मैं बात करता हूं LCM की, जो हमारे पास में है, जितने प्रकार की संख्या है वो लिखनी है। एक तो मेरे पास में 2 लिखा गया है, एक मेरे पास में 3 लिखा गया है, एक मेरे पास में 5 लिखा गया है। क्या इन तीनों के अलावा कोई भी नंबर है, नहीं है। अब इसकी मैक्सिमम पावर अधिकतम घातें देखनी है, 2 की घात ज्यादा से ज्यादा 3 है, तो यहाँ लिख दिया 2 की घात 3, इसका मतलब होता है 8। अब 3 पे आ जाते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो 3 की अधिकतम घात यानी 2, 3 की घात 2 यानी 9 गुणा 5 जो है ओनली एक ही बार आया हुआ है, तो ये मैंने लिख दिया 5। अब 8 गुणा 5 मेरे पास में होता है 40 गुणा 9 360। ये हमारे पास में LCM भी आ चुका है और HCF भी आ चुका है। इस प्रकार किसी भी संख्या का अगर हमारे पास में LCM पूछे चाहे HCF, हम आसानी से कम समय में बता सकते हैं। ये वाला प्रश्न हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम HCF ज्ञात करने का, ये तो कौन सा तरीका था, जब हम प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड की सहायता से HCF ज्ञात करते हैं। अब जो दूसरा तरीका है वो कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, वो ये है कि इस प्रकार से आएगा कि यूक्लिड विभाजन विधि से या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके यूक्लिड विभाजन से 135 व 225 का HCF ज्ञात करो। क्या पूछा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके इन दोनों नंबरों का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पूछा है। अब की बार LCM नहीं पूछा, HCF पूछा है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से HCF ही ज्ञात किया जाता है। तो देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, मेरे पास में जो 2 नंबर दिए गए हैं उन दोनों नंबरों में बड़ी संख्या कौन सी है वो पता करनी है। ये वाली छोटी है, ये वाली संख्या बड़ी है, सीधा सा दिख रहा है। अब कौन सी विधि से हल करना है, हमें विधि काम में लेनी है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। कौन सी विधि काम में लेनी है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अगर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो उससे पहले पता होना चाहिए कि यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय होती है वो होती क्या है। a बराबर BQ प्लस R, और जहां R की वैल्यू हमारे पास में क्या होती है, 0 से बराबर हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है,
परंतु सदैव b से छोटा होगा। किससे? जिस संख्या का भाग दिया जाएगा उस नंबर से सदैव हमारे पास में छोटी वैल्यू आनी चाहिए। देखिए इसको हम पूरा प्रूफ कर चुके हैं जब हमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था। अगर आप चैप्टर नंबर 2 आपने अब तक नहीं देखा है, या आप पूरी किताब में से कोई भी चैप्टर आप देखना चाहते हैं, रिवाइज करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे के सारे चैप्टर्स जो है उनका लिंक दिया गया है, वहां जाकर आप आसानी से देख सकते हैं इस वीडियो के समाप्त होने के बाद। अब देखिए इस रूप में लिखता हूं मैं इनको। ए यानी जिस संख्या में भाग लगाया जा रहा है 225, किसका भाग लगाना है? 135 का। इसके दो तरीके हैं, दोनों में से जो तरीका आपको सही सूटेबल लगे वो वाला लिखना है। मैं दोनों के दोनों लिख के आपको बता देता हूं। यहां मेरे पास में लिखा है 225। 225 में मुझे भाग लगाना है किसका? 135 का। मेरे पास में भाग जाता है एक बार, जब एक बार भाग चला जाएगा तो 135 यहां लिख दिए। 135 इसमें से घटाओगे तो मेरे पास 90 बचेंगे। जब 225 में मैंने 135 का भाग लगाया तो भाग गया मेरे पास में एक बार। जितनी बार भाग जाता है वो यहां लिख दो, जो शेषफल बच गया वो यहां लिख दो। यानी ये वाला फॉर्म और ये वाला फॉर्म दोनों सेम ही चीजें हैं, बस केवल लिखने का जो तरीका है वो चेंज है। अब क्या करना है? अब ये जो रिमाइंडर बचा था, ये जो शेषफल बचा था, उसका भाग लगाना है। किस में लगाओगे? 135, 135 में। यहां लिख देता हूं 135। इसका भाग इसमें वापस से एक ही बार जाता है। जब 135 में से 90 घटा दिए जाएंगे तो आपके पास आंसर आएगा 45, यानी 45 मान आएगा। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं। देखिए मैंने 135 में भाग लगाया, 90 का भाग लगाया, एक बार भाग लगाया और मेरे पास रिमाइंडर यानी शेषफल 45 प्राप्त हुआ। अब मुझे क्या करना है? इस 90 में भाग लगाना है किसका? 45 का। तो 90 में 45 का जब भाग लगाया जाएगा तो हमारे पास में भाग जो है वो पूरा पूरा 2 बार जाता है। तो यहां मैं लिख देता हूं कि जैसे ही मैंने 90 में 45 का भाग लगाया, भाग गया 2 बार, शेषफल बच गए 0। जब शेषफल हमारे पास में 0 प्राप्त हो जाता है तो उसी समय हमें अपना काम पूरा हो गया। देखिए कैसे? लास्ट में जिस अंक का आपने भाग लगाया है, कौन से अंक का भाग लगाया था? 45। लास्ट में जिस नंबर का भाग लगाया जाता है वही हमारा HCF होता है। अतः 135 व 225 का HCF बराबर कितना है? 45। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या 45 है जिसका भाग इन दोनों में यानी 135 और 225 में जाता है। इस प्रकार कोई भी संख्या हमारे पास में दी जा सकती है। मैंने एक संख्या लेकर के आपको समझाने की कोशिश की है। आशा करते हैं आपको बहुत ही अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। जो भी हमारे पास किताब में ऑप्शन दिखे हुए हैं, इस प्रकार के 4-5 और भी क्वेश्चन है, उनमें से कोई भी क्वेश्चन लेकर आप हल करने की कोशिश कीजिएगा। कन्फर्म है आपके पास आंसर बहुत ही अच्छी प्रकार से निकल के आएंगे। अब हम इससे आगे वाले प्रश्नों की बात करेंगे। इससे आगे वाले जो प्रश्न है वो किस प्रकार के हमारे पास में दिए गए हैं वो देखेंगे हम। एक प्रश्न लेता हूं मैं, जिस प्रकार का मैंने अभी आपको एक प्रश्न बताया था कि संख्याओं के गुणनफल का मान यानी कि पूर्णांकों का गुणनफल उनके LCM और उनके HCF के बराबर होता है। मैंने क्या लिखाया था कि उन पूर्णांकों का गुणनफल उनके HCF और उनके LCM के गुणा के बराबर होता है। तो हमारा प्रश्न कुछ इस प्रकार का है, जो इस प्रकार से पूछा जाएगा कि A तथा 18 का LCM हमारे पास में दिया हुआ है और LCM हमारे पास में कितना है? 36, तथा हमारे पास में इन दोनों का HCF है वो 2 दिया गया है। हमें पूछ लिया A का मान ज्ञात करो। तो इस प्रकार का प्रश्न जब भी पूछा जाए तो सबसे पहला काम ये हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए। यहां लिखना है पूरा पूर्णांकों का गुणनफल बराबर LCM गुणा HCF। ये पूरी हमारी लाइन होती है। अब इस प्रकार के प्रश्न को किस प्रकार से हल करेंगे वो देखिए। सबसे पहला काम पूर्णांकों का गुणनफल, पहला पूर्णांक हमारे पास में A है
दूसरा हमारे पास 18 है, बराबर में एलसीएम और एचसीएफ का गुणा। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब मुझे क्या लिखना है, ए यहाँ एज इट इज रहेगा, आगे मेरे पास देखिए 36 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, ये 18 यहाँ गुणा में आगे गया तो भाग में चला गया, इसका भाग इसमें 2 बार, ए का मान मुझे 2 गुणा 2 4 प्राप्त हो गया। ए का मान कितना आया, 4। ये हमारे पास इस प्रकार का प्रश्न कंप्लीट होता है। यही प्रश्न अगर दूसरे प्रकार से पूछ लिया गया होता कि ये वाला देखिए, ए को मैं हटा देता हूं, जैसा कि अभी हमने निकाला ए का मान आया था 4, ए आए नहीं और हमें पूछ लिया जाए कि 4 तथा 18 का एलसीएम हमारे पास में 36 है, तो HCF ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है, HCF ज्ञात करना है। ये हमारे पास 4 दिया हुआ है और ये वाली वैल्यू जो हमारे पास में HCF पूछा गया है, तो यहाँ 4 एज रहेगा, 18 भी हमारे पास रहेंगे, इधर आ जाएगा 36, इसका भाग इसमें 9 बार, 9 का भाग 18 में हमारे पास जाएगा 2 बार, ये हमारे पास में HCF आ चुका है। यही प्रश्न अगर तीसरे तरीके से पूछा जाए, ये दे दिया यदि इस पूर्णांकों का जो गुणा है वो सीधा ही दे दिया, जैसे पूर्णांकों का गुणनफल आपके पास 72 है तथा HCF बराबर 2 है, तो आप उसका LCM जो है वो ज्ञात करो। तो हम लिखते हैं पूर्णांकों का जो गुणनफल है बराबर LCM गुणा HCF, ये रहा 2 यहाँ गुणा में इधर आएगा तो भाग में, 72 में जब 2 का भाग लगाएगा आएगा 36, ये हमारे पास आना चाहिए। यानी एक ही प्रश्न को किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है, इस प्रकार ये वाला कंप्लीट होता है, कोई भी नंबर आपके पास दिया जा सकता है। अब मैं से आगे वाले प्रश्न की बात करता हूं कि किस प्रकार आगे वाला प्रश्न पूछा जाने योग्य है। देखिए आगे वाला जो प्रश्न है वो हम इस प्रकार से लिखेंगे, ये वाला तो हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम आगे वाला जो प्रश्न है उस पर चर्चा करते हैं। हमने यूक्लिड विभाजन से HCF ज्ञात कर लिया, अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF ज्ञात कर लिया, LCM ज्ञात कर लिया। अब हम वो प्रश्न करते हैं जो आप पूरी साल भर सुनते हुए आ रहे हो। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार के हम प्रश्न को सिद्ध करते हैं। इस प्रकार का जो प्रश्न है वो ऐसा पूछा जाएगा, लिख दिया मैंने, जैसे सिद्ध कीजिए कि, क्या लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह मुझे सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। तो गणित क्या कहती है, कोई भी प्रश्न ऐसा है कि दोनों प्रकार से हल होना चाहिए। जैसे कहीं हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, उसको राइट हैंड साइड निकाल लेते हैं, कई बार ऐसा होता है कि राइट हैंड साइड लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड निकाल लेते हैं। ये प्रश्न कुछ उसी प्रकार का है। जब इस प्रकार के प्रश्न आए तो हमें क्या करना है, इसका जस्ट ठीक अपोजिट मान लेना है। कैसे मानेंगे, सबसे पहली हम लाइन लिख देते हैं, जो प्रूफ है उसकी पहली लाइन आएगी, माना जो √3 है वो कोई परिमेय संख्या है, लेट रेडिकल साइन 3 इज ए रेशनल नंबर। मैं यहां लिख देता हूं आपके लिए, देखिए, माना √3 एक परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर। अगर यह एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को होना चाहिए किस रूप में, दिस इंप्लाइज, यहां हो जाएगा √3 इज इक्वल टू P/Q में। और जहां पर जो Q है वो Q हमेशा नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, Q नॉट इक्वल 0, Q की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब तथा यहां पर जो है, यहां P व Q दोनों क्या है, दोनों जो है वह सह अभाज्य संख्या है। जहां P और Q दोनों सह अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर है। कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर है। अब को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी दो
दो संख्याएं जिनका HCF ओनली 1 होता है। ऐसी दो संख्याएं जिनका HCF 1 होता है, ये अगर इसको आसान भाषा में बोला जाए, ऐसी दो संख्याएं जिनमें एक के अलावा किसी का भी भाग नहीं जाता है। एक के अलावा मतलब दोनों में एक संख्या का भाग नहीं जाता है, केवल दोनों में एक का भाग जाता है और कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसका भाग इन दोनों में जाता है, तब वह HCF कहलाता है। देखिए आगे बढ़ते हैं हम। ये तो नॉर्मल जानकारी थी, इस प्रश्न पर वापस आ जाते हैं। मैं यहां लिख देता हूं दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, बोथ साइड स्क्वायरिंग करने पर, जैसे ही दोनों पक्षों का वर्ग किया जाएगा, √3 का मेरे पास हो जाएगा 3 बराबर p का मेरे पास हो जाएगा p² बटे में q का मेरे पास हो जाएगा q का स्क्वायर। यहाँ मैं दोनों को वज्र गुणा कर देता हूं, इसके नीचे 1 है, p² को मुझे 1 से गुणा करना, तो यहाँ आ जाएगा p² बराबर q² को 3 से गुणा करना, 3 गुणा q²। अब यहाँ देखिए 3 यहाँ पर मेरे पास में गुणा में है, 3 यहाँ मेरे पास में गुणा में है, इस गुणा वाले 3 को मैं इधर लेके आ जाता हूँ और भाग में लिख देता हूँ, इसको मैं दे देता हूँ समीकरण नंबर 1। ये मेरे पास में समीकरण नंबर 1 आ गया और मैंने लिख दिया p² बट्टे 3, या आप इसको दूसरी भाषा में मतलब दूसरी प्रकार से लिख सकते हो, q² के फॉर्म में भी लगा सकते हो। ये भाग में आना चाहिए 3। अब हमारे पास एक प्रमेय यहाँ पे काम आ रही है, यहाँ 3 p² को डिवाइड करता है, यानी कि विभाजित करता है। 3 जो है p² को विभाजित करता है, इसलिए 3 जो है वह p को भी विभाजित करेगा, 3 को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। इसका कारण हम समझते हैं। देखिए कारण होता है प्रमेय से, हमारे पास जो प्रमेय भी दी हुई है, प्रमेय क्या है, यदि a जो है वो p² को विभाजित करता है तो a p को विभाजित करेगा। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण ऐसा है, मैं मान लेता हूं मेरे पास में कोई एक नंबर है 4, जो किसी एक संख्या जैसे 6 के स्क्वायर को विभाजित करता है। 6 का स्क्वायर जैसे ये मेरे पास में छोटी संख्या ले लेता हूं, चलिए यहां 2 लिख देता हूं एक बार के लिए। यदि कोई संख्या 2 किसी संख्या के स्क्वायर को विभाजित करती है तो वह संख्या उस संख्या को भी विभाजित करे। अगर 2 का भाग 36 में जाता है तो 2 में भी जाएगा। और मैं लिख दूं, अगर यहाँ मेरे पास में ऐसा कोई भी नंबर है, जैसे यहाँ मेरे पास जैसे 4 लिखा था, 4 है, 4 का भाग अगर 8 के स्क्वायर यानी कि 64 में जाता है तो 4 का भाग इस 8 में भी जाना चाहिए। ये होती है हमारे पास में ये विभाजन वाली प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार हमने कह दिया कि यहाँ जो 3 है उस 3 का भाग p में जाता है। इतना बताने के बाद जिसमें भाग लगा दिया उसी के बराबर हमें कुछ मानना पड़ता है। लेट यानी माना। क्या माना है मैंने मान लिया कि मेरे पास जो p है वो p के बराबर क्यों माना, जिसमें मैंने भाग लगा दिया है उसी के बराबर एज्यूम करना है, मानना है। ये 3 और अब सोचो मैंने 3 ही क्यों माना। अगर आप 3 को परिमेय या परिमेय संख्या सिद्ध कर रहे हो तो 3 मानोगे। यहाँ 2 √2 एक परिमेय संख्या सिद्ध करते हो तो यहाँ 2 आएगा। 5 अगर है तो 5, 7 है तो 7, उसी प्रकार से आता जाता रहेगा। ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो चुकी है। अब मैं कहता हूं कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 2 में p का मान है और यहाँ ये p की जगह रख देते हैं। p का स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, r का स्क्वायर हो गया r², बट्टे में मेरे पास 3 लिखा हुआ है, बराबर में q का स्क्वायर। तो देखिए इस 9 में इस 3 का भाग गया 3 बार, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसको यहीं पर लिख देते हैं, r² बराबर ये q²। ठीक है, 3 यहाँ गुणा में इधर आने पर भाग में हो गया। कैसे हो गया, भाग में। यहां पर जो फॉर्मेट काम में आया वही फॉर्मेट यहां काम आ रहा है। क्या लिखेंगे यहां 3 q² को विभाजित करता है, यहां 3 q² को विभाजित करता है। अगर q² को विभाजित करता है
तो हमें पता है, इसलिए 3 Q को भी विभाजित करेगा। 3 जो है किसको विभाजित करेगा? Q को भी विभाजित करेगा प्रमेय से। अब ये वाली लाइन यहां मैंने लिखा 3 का भाग P में जाता है, यहां मैंने लिखा 3 का भाग Q में जाता है, तो मैं क्या कह सकता हूं? 3 P व Q दोनों को विभाजित करता है। 3 जो है वह P और Q दोनों को विभाजित करता है। अगर ये दोनों को विभाजित करता है तो हमने क्या लिखा था सबसे पहले? ये तो को प्राइम नंबर यानी सह अभाज्य संख्या है, और यहां लिख रहे हैं कि दोनों में तो 3 का भाग जाता है। ये तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए, ये कहीं और जा रहा है, ये कहीं और जा रहा है। एक ही परिवार के सदस्य दोनों आपस में लड़ रहे हैं। जब एक ही परिवार के सदस्य दोनों आपस में लड़ते हैं तो हमेशा बात उसी की रखी जाएगी जो मैंने वैल्यू प्रूफ की है, यानी जो घर में सदस्य बड़ा होता है। देखिए यहाँ बड़ा कौन है? जिसकी वैल्यू हमने प्रूफ कर दी, ये वाला हमने सिद्ध किया है। ये 3 का भाग इन दोनों में जाता है। अगर 3 का भाग इन दोनों में जाता है तो जो हमने माना था वो गलत है। इसलिए मैं क्या कह सकता हूं? अतः हमारा पूर्व में माना गया कथन, या हमने जो पूर्व में माना गया था, जो कथन जो माना था वो हमारा क्या है? गलत है। या दूसरी भाषा में लिखूं, ये दोनों को विभाजित करता है, जो कि हमारे पूर्व में माने गए कथन का विरोधाभास है। जो हमने शुरुआत में माना था ये उसका ठीक है अपोजिट है। अगर ये सही है तो वो पहले वाला गलत था। क्या गलत था? √3 एक परिमेय संख्या हमने माना था सबसे पहले। अतः अगर वो गलत है तो हम लिख देते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, को प्राइम नंबर है। इति सिद्धम। लास्ट में ये लिखना कंपलसरी होता है कि लास्ट वाला वर्ड कौन सा होता है? इति सिद्धम। ये वाला लिख दिया हमने, इति सिद्धम। अब ये वाला क्वेश्चन जो है हमारे बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। कई बार ऐसा प्रश्न पूछा जा चुका है, कई बार पूछा जाता है √2 के लिए, कई बार √3। हमारे पास में जो तरीका है वो हमें समझ में आना चाहिए। नंबर चाहे कोई भी हो, अगर मैं बात करूं इसमें 2 की जगह या 3 की जगह 5 आए तो देखिए यहाँ 5 आएगा, यहाँ पर भी 5 आएगा, यहाँ दोनों जगह 5 आएगा, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5। क्या 3 की जगह 5 लिखने में कोई दिक्कत है? यहाँ 3 का स्क्वायर 9 हुआ था, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, तो वापस बाकी की जगह 3 की जगह 5 आ जाएगा, और ये हमारा प्रश्न सेम इसी प्रकार से हो जाएगा। अब इसी से जैसा प्रश्न है, अगर बोर्ड एग्जाम में अगर पेपर थोड़ा सा शॉर्ट बनाया जाए, कैसा पेपर बनाया जाए? बाकी जैसे कंपलसरी नहीं सारा शॉर्ट बन जाए, किसी पेपर में से छोटा, किसी चैप्टर में से छोटा प्रश्न आता है, किसी में से बड़ा आता है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। अगर छोटा प्रश्न पूछा जाए सेम इसी मेथड के अकॉर्डिंग, तो प्रश्न कैसा पूछा जाएगा? देखिए मैं मान लेता हूं ये जो संख्या है इसमें मैं थोड़ा चेंज कर देता हूं। ये मेरे पास कोई संख्या दी हुई है, मैंने पहले केवल √3 मानी थी, अब की बार मेरे पास में संख्या है 5 माइनस √3। मैं मान लेता हूं कि 5 माइनस √3, 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। अगर ये परिमेय है तो P/Q के रूप में होनी चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, ये दोनों सहभाज्य संख्या होनी चाहिए, इतना ठीक है। अभी मैंने प्रूफ किया था √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो मैं केवल एक साइड में तो √3 रखता हूँ, यहाँ माइनस का आगे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये वाला बराबर। यहाँ मेरे पास में 5 लिखा था, ये P/Q है, इधर आएगा तो मेरे पास में माइनस का हो जाएगा। इन दोनों का मैं एलसीएम ले लेता हूँ, यहाँ मेरे पास में 5Q - P हो जाएगा, और बराबर में लिखा 3। यहाँ तक बहुत अच्छी बात है। मैंने लिखा था Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, Q का मान 0 नहीं होना, Q का मान कुछ भी है 0 के अलावा, P का मान भी कुछ भी है, तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, यहां 5Q - P/Q जो है वह एक रेशनल नंबर है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या।
अगर ये परिमेय संख्या है तो ये किसके बराबर है? √3 के। अगर ये वाली परिमेय संख्या है तो दिस इंप्लाइज √3 यह भी एक कैसी संख्या होनी चाहिए? परिमेय संख्या होनी चाहिए। किस कारण से? क्योंकि ये पूरी संख्या परिमेय है तो ये जिसके बराबर है वो भी परिमेय होनी चाहिए। जबकि चूंकि वी नो दैट, हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। अब देखिए यहाँ इन दोनों लाइनों में एक ही करके दोनों सदिशों का मत अलग अलग हो गया, दोनों का मत अलग अलग हो गया। अब किसकी बात मानेंगे? जो जिसकी पावर ज्यादा है, जो हमने प्रूफ कर रखा है उसी की बात मानी जाएगी। तो देखिए √3 एक ऐसी संख्या है अपरिमेय। अगर √3 एक अपरिमेय संख्या है तो ये भी कैसी है? अपरिमेय। अगर ये एक अपरिमेय संख्या है तो ये भी एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो लास्ट में यहाँ लिख देना कि अतः 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, इर्रेशनल नंबर है। इस प्रकार ये हमारा प्रश्न यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम उस प्रश्न की बात करते हैं, उस प्रश्न पे चर्चा करते हैं जो अक्सर पूरे साल ये कह दूं कि विद्यार्थियों के समस्या का विषय बना रहता है। विद्यार्थी, आधे से ज्यादा विद्यार्थी है जो रटाफिकेशन के द्वारा इस क्वेश्चन को याद रखते हैं। आधे से ज्यादा विद्यार्थी ऐसे हैं जिनको ये पता ही नहीं चल पाया साल भर की ये प्रश्न कहता क्या है, इस प्रश्न का आंसर होगा क्या। तो उस प्रश्न के बारे में बात करेंगे। हमारा जो प्रश्न है वो क्या है, देखिए ये जो प्रश्न है वो इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। मैं एक बार प्रश्न आपके लिए बोल देता हूं, आप प्रश्न नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं केवल इसका आंसर लिख देता हूं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का लिखा जा सकता है। क्या बोला? दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का वर्ग 3m या 3m + 1 के रूप का हो सकता है, जहां m कोई क्या है? पूर्णांक है। m इज एनी इंटीजर नंबर। यहां पर m क्या है? कोई भी पूर्णांक। इतना सा जो 4 वर्ड है वो हमारे बहुत ही ज्यादा काम के। एक तो कौन सा? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से दर्शाइए, यानी वो वाला मेथड काम में लेना है। उसके अलावा ये वाले 4 वर्ड जो हमारे काम के, देखिए किस प्रकार से आएगा आंसर। आंसर जो है इस प्रकार का आएगा। सबसे पहले जो ये प्रश्न है उन सभी में क्या करना पड़ता है? सबसे पहले लिखना पड़ता है माना। मैंने लिख दिया माना ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या लिखा हमने? लेट ए इज एनी इंटीजर नंबर। ये मैंने मान लिया। अगर ए कोई धनात्मक पूर्णांक है तो कौन सा मेथड काम में लेना था? अभी मैंने क्या बताया? मेथड मुझे काम में लेना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। कौन सी विधि से? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती क्या है? ये होती है a = bq + r। क्या होती है? a = bq + r, तथा जो r है उसकी वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर और b से सदैव छोटी होनी चाहिए। ये मुझे तो ये बताना है कि 3m और 3m + 1 के रूप का। b मुझे यहाँ मानना पड़ता है हर एक प्रश्न में कि b की जो वैल्यू है वो क्या है। अगर मुझे 3m के रूप में बताना है तो मैं क्या क्या मान सकता हूँ? या तो मैं 3 को खुद को मान सकता हूँ, या फिर 3 के जो प्राइम फैक्टर है, 3 में किस किस संख्या का भाग जाता है? 3 में 1 का, 3 का, ये जाता है। इसके अभाज्य गुणनखंड ये होता है। या तो 1 मान सकता हूँ या 3 मान सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं है। 1 से तो हमें पता है आंसर कौन सा आने वाला है। मैं 3 मान लेता हूँ, 3 के लिए 3 ही मान लेता हूँ। अगर b का मान मेरे पास में 3 है तो मेरे पास में दिस इंप्लाइज r की जो वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, परंतु यहाँ b से छोटी होनी चाहिए, इसलिए 3 से ठीक छोटी 2 है। क्या 3 हो सकती है वैल्यू? 3 नहीं हो सकती क्योंकि उससे छोटी होनी चाहिए थी। अब अगर ये वाला है तो हमारे पास a के बराबर क्या आने वाला है? कई विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि मैंने a 3 बार क्यों लिख दिया। काफ़ी विद्यार्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
साथ साथ कमेंट किए जा रहे हैं। काफ़ी विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो मैं जहाँ जो क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन लिखते ही हमारे पास तुरंत ही आंसर दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी विद्यार्थी हमारे पास नए भी जुड़ रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाली प्रत्येक क्लास में आप जुड़े रहिए। आशा है कि आपको इतना फ़ायदा मिलेगा इन 9 या 10 दिनों के दौरान, आपका पूरा सिलेबस बहुत ही स्मूथली कवर करवाया जाएगा। कोई भी चीज़ आपके लिए रखी नहीं जाएगी, पूरा सिलेबस A to Z जो है वो आपका कवर करवाया जाएगा। जैसे मॉर्निंग टाइम में हमारा जो पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया था, इस वीडियो में हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और आगे आने वाला जो मॉर्निंग टाइम में हमारा कल सुबह 9 बजे आएगा, उसमें हमारा जो तीसरा चैप्टर है वो कवर करेंगे। अब मैं आगे इस प्रश्न में वापस चर्चा करता हूँ। एक बी का मैंने क्या माना 3, बी का मान मैंने क्या माना था 3, गुणा में मेरे पास में क्यू, ये क्यू ये क्यू। अब मैं बताता हूँ आपको 3 बार क्यों लिखा था, क्योंकि मेरे पास आर की 3 अलग अलग मान है, या मेरे पास 0 या फिर 1 या फिर 2, इसलिए मैंने आपको यहाँ 3 बार लिखा है। देखिए पहले को मैं देता हूँ 1 नंबर, ये मेरे पास में समीकरण नंबर 2 और ये मेरे पास में समीकरण नंबर 3 हो चुकी है। ठीक है, 0 जोड़ो चाहे मत जोड़ो कोई फर्क नहीं है। अब मैं वापस प्रश्न पे आता हूं। प्रश्न के कौन कौन से शब्दों पे हमें विशेष गौर करना है। लिखा था किसी पूर्णांक संख्या का वर्ग किसी धनात्मक पूर्णांक संख्या का स्क्वायर। अब देखिए यहां तो केवल पूर्णांक संख्या है, अब इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहां लिखता हूं समीकरण 1, कौन सी समीकरण 1 के दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर, वर्ग करने पर, तो यहां देखिए a जो है उसका स्क्वायर हो जाएगा 3 और q इस पूरे का भी होल स्क्वायर है, इसको मैं लिख देता हूं 3 गुणा q का स्क्वायर कर देता हूं, क्योंकि ये पूरे का होल स्क्वायर था। 3 गुणा 3 q स्क्वायर क्यों लिखा मैंने, यहां अगर q की कोई भी वैल्यू है, जैसे मैंने माना 2 है, 2 का स्क्वायर होगा 4 गुणा 3 हो जाएगा 12। क्या ये वाली जो वैल्यू कोई ना कोई पूर्णांक है क्या? अगर ये पूर्णांक है तो m भी तो एक पूर्णांक है, ये पूरा क्या है पूर्णांक है। या मैं मान लेता हूं कि जो है मेरे पास में 3q स्क्वायर बराबर m, क्यों? क्योंकि m एक इंटीजर नंबर है, पूर्णांक है, इसलिए इस पूरे को मैंने क्या मान लिया ओनली m। तो मेरे पास इधर आ रहा है a का स्क्वायर और ये बराबर आ गया मेरे पास 3, इस पूरे की जगह मेरे पास आ गया m। ये पहले वाला हमने प्रूफ कर दिया जो कि ये रहा। अब मेरे पास 3m + 1 बताना है, तो मैं दूसरी समीकरण के आधार पर बात करते हैं। दूसरी जो समीकरण है मेरे पास में, दूसरी समीकरण क्या लिखी हुई है? दूसरी समीकरण ये लिखी हुई है कि 3q + 1 इसका भी स्क्वायर करते हैं, a स्क्वायर बराबर a + b का होल स्क्वायर, यानी पहले तो करना है a का स्क्वायर 3q का स्क्वायर प्लस 2a इंटू b + b का स्क्वायर। इन दोनों में मेरे पास में देखिए 3 कॉमन आता है, यहाँ मेरे पास में 3 बचेगा और q स्क्वायर बचेगा। 3 ये कॉमन आ चुका है, यहाँ बच गया मेरे पास में 2q और यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं था, तो ये 1 का 1 लिखा हुआ है। अब मैं फिर से यहाँ q की कोई भी वैल्यू मान लेता हूँ। मैंने मान लिया q का मान 2 है, 5 मान लेता हूँ। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, 25 गुणा 3 75, और यहाँ q का मैंने 5 माना, 5 गुणा 2 10, 75 और 10 85 है। तो कोई पूर्णांक की कोई तो इंटीजर नंबर है, तो इस पूरे ब्रैकेट की जगह मेरे पास आ जाएगा m + 1, क्योंकि यहाँ मैंने मान लिया 3q स्क्वायर प्लस 2q = m, और यहाँ m कोई भी एक पूर्णांक है। ये आ गया हमारे पास दूसरे वाली ये वैल्यू, दूसरी समीकरण से भी आ चुका। अब एक समीकरण और बच गई हमारे पास तीसरी, उस तीसरी समीकरण से भी हम क्या करते हैं, उसके दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ देखिए a, तो a का स्क्वायर आ गएगा a + b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर, ये आ गया मेरे पास a स्क्वायर प्लस 2ab + b स्क्वायर, ये वाला। यहाँ 3 है मेरे पास, यहाँ पर भी 3 है, पर यहाँ तो कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ 3 कॉमन लेना भी है तो 4 को मैं लिख दे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 को मैं 3 और 1 के योगफल के रूप में लिख देता हूँ। यहाँ मेरे पास आ जाएगा a स्क्वायर बराबर 3, यहाँ और यहाँ तीनों जगह कॉमन ले लेता हूँ। कॉमन लेने के बाद यहाँ बचेगा मेरे पास में 3q स्क्वायर प्लस, ये मैंने कॉमन ले लिया, ये 2 गुणा 2 मेरे पास हो गए 4q प्लस 3 की जगह मेरे पास बच गया 1, और प्लस का ये 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यहाँ आ जाएगा a का स्क्वायर बराबर 3
पूरे ब्रैकेट की जगह मुझे मानना m और ये प्लस का 1। ये देखिए, इसलिए मैं क्या कह सकता हूं, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या के वर्ग को 3m या 3m प्लस 1 के रूप का लिखा जा सकता है। इति सिद्धम। इस प्रकार ये हमारा प्रश्न कंप्लीट होता है। सेम इसी के जैसा एक हमारे पास में 2.1 प्रश्नावली जो है, उसका जो हमारे पास में प्रश्न संख्या 2 है वो भी इसी के जैसा है। उसमें मैं ये बताना है कि 9q प्लस 1 9q प्लस 8 के रूप का होता है। इसमें वर्ग दिया गया है, उसमें घन दिया यानी क्यूब दिया हुआ है। इसमें स्क्वायर किया था, उसमें क्यूब कर देंगे। तीनों समीकरणों का हमारे पास इसी प्रकार की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। आशा करते हैं आज का ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अब इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि प्रत्येक विद्यार्थी जो कक्षा 10 में अध्ययनरत है और उसका 30 तारीख को पेपर है उस तक ये पहुंच सके और वो पूरे इन दिनों के दौरान बहुत ही अच्छी पकड़ बना सके गणित के प्रति। तो इसी आशा के साथ हम आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करेंगे कि कल आप सुबह ठीक 9 बजे कॉपी और पेन लेकर के तैयार रहेंगे। मिलते हैं सुबह 9 बजे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।